गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भाषा ज्ञान व्याकरण जो ज्ञान चल रहा था उसके अभी तक हमने जो वीडियो देखे हैं उसके माध्यम से हमने भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार हैं, फिर इसके बाद में भाषा के प्रकार के बाद में हमने जो भाषा है उसके प्रकारों के बाद में हमने भाषाएं कितनी बोली कौन कौन सी हैं, मातृभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, मानक भाषा है, राज्य भाषा है, इन सब का हमने अध्ययन किया। उसके बाद में हमने लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त की कि लिपि क्या होती है और हिंदी की कौन सी लिपि है। फिर उसके बाद में आज हम देखेंगे कि देवनागरी लिपि जो हिंदी है उसके माध्यम से हमारे जो रचनाएं की जाती हैं उसमें जो मात्राएं लगाई जाती हैं और किस प्रकार से स्वर और व्यंजन का तालमेल होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं स्वर। स्वर क्या है वह उसके बारे में उसका वर्गीकरण क्या है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए स्वर। स्वर और व्यंजन दोनों आपस में इन दोनों का तालमेल होता है। तो देखिए किस प्रकार से होता है। जब हम इसमें नीचे हलंत लगा हुआ है और हलंत लग जाने पर वह शब्द आधा हो जाता है। तो यहाँ व्यंजन क्या है, आधा है। इसमें से क्या निकाल दिया गया, इसमें से स्वर अलग हो गया। और जब व्यंजन से स्वर अलग हो गया तो यहाँ हमारे पास अगर इसे मिलाकर जब हम लिखेंगे तो पूर्ण जो व्यंजन है वो इस प्रकार से होगा। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि व्यंजन है उसमें स्वर का समावेश होता है, तभी वह पूर्ण होता है। आगे देखिए, अब हम देखेंगे स्वर का वर्गीकरण। स्वर हमारे पास ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से ये हमारे पास स्वर हैं। अंग ए है। कुल मिला के स्वर की संख्या 13 होती है, लेकिन हिंदी में हम जिन स्वर को अपने इसमें सम्मिलित किया गया है वह इस प्रकार से है। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। कुल मिला के 11 स्वर माने गए हैं। अब इन 11 स्वर का भी वर्गीकरण किया गया है। इन 11 स्वर का भी क्या किया गया है, वर्गीकरण। देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें अनुस्वार। अनुस्वार जिसमें ऊपर बिंदी लगी होती है। कई शब्द लिखते समय हम जिसमें अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, जैसे हम संबंध लिखते हैं तो संबंध में जब उच्चारण करते हैं तो मैं की ध्वनि आती है, लेकिन हम उसको लिखने के लिए क्या करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हैं और उसमें हम अनुस्वार के रूप में ऊपर बिंदी लगा देते हैं। यह बिंदी अंग की होती है। यह बिंदी किसकी होती है, अंग की होती है। देखिए, जैसे अंश, हंस, अंश, हंस। तो उच्चारण करने पर जो उच्चारण शब्द आ रहा है उसे हम अनुस्वार के रूप में व्यक्त कर देते हैं। आगे देखिए, अनुनासिक शब्द। अनुनासिक शब्द है जिसमें हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। चंद्र बिंदु के प्रयोग करने के लिए हम ऊपर लिखे हुए, नीचे लिखे हुए शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु के माध्यम से उसे दर्शाते हैं। देखिए, चांद, हंस, हंसना। इस प्रकार से जो ये शब्द है इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। फिर आगे देखिए, विसर्ग। विसर्ग जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण की ध्वनि है हमारे साथ आती है, विसर्ग। अब देखिए, इसमें जब इसका लिखते समय दुख प्रातः है, उच्चारण में है की ध्वनि सम्मिलित है, प्रातः है, दुख। इसमें विसर्ग लगाकर हम इसको इस प्रकार लिखते हैं। आगे देखिए, स्वर का वर्गीकरण। मूल स्वर कौन से होते हैं, तो सबसे पहले देखिए मूल स्वर। मूल स्वर वह स्वर जिनमें कोई मात्रा नहीं होती। अब देखिए, अब हम देखेंगे मात्रा क्या है। ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा है, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और ऋषि की मात्रा। इसके बाद में एक की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। इस प्रकार
प्रकार से ये मात्राएं आपके है कि ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, ऋषि की, ए और आई और औ की मात्राएं इस प्रकार से हैं। अब प्रश्न ये है कि लिपि क्या है? लिपि यही मात्राएं लिपि है जिसके माध्यम से हमने शब्द की रचना की है और जिसे हम बोलते हैं, लिखते हैं। तो ये सब क्या है? लिपि है। और हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। आगे देखिए, इसके बाद में हमने इन मात्राओं के ज्ञान के बाद में अब हमारे पास प्रश्न है कि मूल स्वर कौन से हैं? तो मूल स्वर वह स्वर हैं जिनके अंदर मात्रा छोटी होती है या फिर मात्राएं रहित होते हैं। तो देखिए, जिसमें मूल स्वर इसमें हमारे आगे छोटी मात्रा जैसे ए है, ई है, ऊ है और ऋषि है, यानी जिसे हम छोटे मात्राओं का जिसमें प्रयोग करते हैं वह मूल स्वर है, जिसमें ए आ गया, ई आ गया, ऊ आ गया और ऋषि आ गया। इस प्रकार से ये मूल स्वर है। अब है दीर्घ स्वर कौन से हैं? दीर्घ से पता चलता है कि जिसमें मात्रा उच्चारण करते समय अधिक समय लगता हो या फिर मात्राओं को लिखने में अधिक समय लगता हो, जिसमें मात्राएं बड़ी होती है, तो वहां दीर्घ शब्द अर्थात दीर्घ से ही पता चल रहा है कि बड़ा। तो देखिए, दीर्घ में इस प्रकार से मूल स्वर हमारे पास 4 है। मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। और दीर्घ स्वर देखिए, दीर्घ में अब जो मूल स्वर के बाद में जो बचे हुए शब्द स्वर है वह दीर्घ स्वर है। इसमें आ है, ई है, ऊ है, ए है, आई, औ और औ। इस प्रकार से औ है वह इसमें कुल मिला के इनकी संख्या 7 हो गई। कुल मिला के संख्या कितनी हो गई? संयुक्त स्वर, इसके बाद में दीर्घ स्वर की संख्या 7 हो गई। अब आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में हमारे पास ए, आई, ओ और औ है। यह 4 है। यह क्या है? संयुक्त स्वर के साथ इनका उच्चारण किया जाता है। तो यह संयुक्त स्वर है। तो हमने देखा अभी तक कि हमारे पास स्वरों की संख्या 11 है। स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। फिर हमने उसका वर्गीकरण किया मात्रा के आधार पर। तो सबसे पहले हमारे पास मूल स्वर आए। मूल स्वर का जब वर्गीकरण किया गया, जिसमें बिना छोटी मात्रा वाले शब्द हैं, तो जिसका जब वर्गीकरण किया गया तो उनकी संख्या हमारे पास 4 आई। और जब दीर्घ स्वर अर्थात बड़ी मात्राओं का जब वर्गीकरण किया गया तो उनकी संख्या हमारे पास 7 आई। तो कुल मिला के 7 और 4 कुल मिला के हमारे पास स्वर की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। इसमें से संयुक्त स्वर है ए, आई, ओ और औ। इनकी भी संख्या 4 होती है, लेकिन यह दीर्घ स्वर में ही सम्मिलित होते हैं। स्वर के वर्गीकरण के बाद में अब हम व्यंजन वर्गीकरण देखेंगे। देखिए, व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जिसमें से इस प्रकार से इनका अलग अलग वर्गीकरण किया गया है जैसे स्वर का किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क ख ग ङ च छ ज ज न ट ठ न त थ द द न प फ ब म य र ल व श श श है छत्र घ। तो अब इसमें देखिए, जो ये 5 अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, यह पंचमा अक्षर कहलाते हैं, जिन्हें हम चंद्र बिंदु जिसमें अनुस्वार के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। अनुस्वार के रूप में इन पंचमा अक्षर का प्रयोग किया जाता है। जब ये पंचमा अक्षर आधे आते हैं तो हम इनको लिखने के लिए अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, जो कि हमने स्वर में देखा है। आगे देखिए, इसके बाद में कैसे लेकर के मैतक की जो संख्या है, कैसे लेकर के मैतक की जो संख्या है व्यंजन की, वह कैसे मैतक के जो 25 व्यंजन है वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद में देखिए, य र ल व, यह य र ल व जो व्यंजन है वह अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। फिर इसके बाद में उष्ण व्यंजन, जिसमें श, श, श है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो मुख से उष्ण अर्थात गर्म हवा निकलती है, और जब गर्म हवा निकलती है तो इन्हें उष्ण व्यंजन की उपमा दी गई है, इसीलिए इन्हें उष्ण व्यंजन कहा जाता है, जिसमें संख्या इनकी 4 मानी गई है।
फिर देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में छत्र, घे और ऋषि, श ये भी इसमें संयुक्त व्यंजन में ही माना जाता है। फिर आगे देखिए कठोर व्यंजन। कठोर व्यंजन में ट, ठ, ढ जो है वह कठोर व्यंजन में सम्मिलित है। और कठोर व्यंजन में इसलिए है क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है उसमें कठोरता से इसका उच्चारण किया जाता है, साथ ही ये क्लिष्ट शब्दों में इनका अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही ढ और जो ढ है वह जो गोल पेंदे वाले, हमारी भाषा में हम इसे गोल पेंदे वाले शब्द व्यंजन कहते हैं। यह उपक्षिप्त व्यंजन भी कहा इनको जाता है। इस प्रकार से यह आपका जो व्यंजन वर्गीकरण है, इससे पहले हमने स्वर वर्गीकरण देखा था और ये अब व्यंजनों का वर्गीकरण है। तो कुल मिला के इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से ट से लेकर के जो कठोर व्यंजन है, फिर इसमें आगे है ये यरलव है, ये अंतःस्थ व्यंजन आ गए और यह उष्ण व्यंजन के में आ गए। और कुल मिला के इनकी संख्या 33 मानी गई है और 11 स्वर है। इस प्रकार से इनकी संख्या 44 है। लेकिन जब अंग और अ है और इनके अलावा जो व्यंजन है उसमें से इन सबको मिलाकर जब इनका वर्गीकरण किया जाए तो इनकी संख्या 52 मानी जाती है।